अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर व आफियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों, आज का वाक़या एक ऐसे घर से मुंसलिक है जहाँ लोगों का मानना है कि उस घर में कई तरह के मुख्तलिफ जिन्नात का कब्ज़ा है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इससे मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन की रसाई आप तक आसानी से होती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए कमरे की लाइट्स ऑफ करके हेडफोन्स लगा लें और एंजॉय करें आज की इस दिल दहला देने वाली कहानी को। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, मेरा नाम शहबाज है। मैं रानीपुर का रहने वाला हूँ। ये वाक़या मेरी खुद की ही आप बीती है। हमारा शहर ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन यहाँ की इमारतें, यहाँ की सौगातें और यहाँ की सकाफ़त काफ़ी क़दीम और पुरानी हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारा घर, जो दिखने में एक हवेली नुमा सा था, ये घर हमारे दादा परदादा के ज़माने का था और कहा जाता था कि इस घर की बुनियाद पाकिस्तान के बनने से भी पहले की थी। लेकिन इस घर को लेके एक बात जो काफ़ी हैरत अंगेज थी, वो ये थी कि इस घर में मुख्तलिफ जिन्नात का कब्ज़ा था। और मैंने जब से होश संभाला था, मुझे अक्सर इस घर में किसी का साथ होना महसूस होता रहा। मुझे ऐसा लगता कि कोई मेरे साथ है, कोई मेरी बातें सुन रहा है या कोई मुझे अपने होने का एहसास दिला रहा है। अगर आप कमरे में अकेले बैठे हैं तो कभी साथ लगे पर्दे का इस तरह से हिलना गोया कोई उसके पीछे हो। जब हम उठ के देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। इसी तरह रात को सोते वक्त कभी लगता कि कोई आपकी चादर खींच रहा है, तो कभी किसी की चीखने की, रोने की और हंसने की आवाज़ें आने लगती। लेकिन हैरत की बात ये थी, ये सारी आवाज़ें कभी किसी मर्द की लगती तो कभी किसी औरत की। मैं यहाँ आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि हमारे घर के एक कोने में एक तय खाना भी था और हमारे आबा व अजदाद का मानना था कि इस तय खाने में कई दिहाइयों से जिन्नात का बसेरा है। लिहाजा उस तय खाने में न कोई जाया करता था और न ही कोई उसका जिक्र किया करता था। मुझे याद है, नवंबर 2013 में मेरे एग्ज़ाम्स हो रहे थे। चूँकि मैं दिन में अपने खेत खलियान को भी देखा करता था, तो अक्सर एग्ज़ाम्स के वक्त लेट नाइट ही पढ़ा करता था। तो इसी तरह एक रात नवंबर में मैं पढ़ाई कर रहा था। रात के कुछ 2 या ढाई बज रहे थे। अमूमन गांव में 2 या ढाई बजे पूरा गांव ही सो जाया करता था और बिल्कुल इसी तरह उस सर्द रात में मेरे घर और आसपास के तमाम लोग सो रहे थे। मेरे पीछे वाली खिड़की, जो कि खेतों की तरफ खुलती थी, वहां से साए साए सर्द हवाएं चलती मेरे कानों पे अपनी हसीन आवाज छोड़कर जा रही थी। धीमी सी लाइट जो मेरे सामने जल रही थी और मैं उसी में अपनी तवज्जो अपनी किताबों पे लगाए बैठा था कि अचानक मुझे कमरे के दरवाजे से किसी की आहट महसूस हुई। पहली बारी में तो मुझे ये महज मेरा इत्तेफाक लगा, लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद मुझे एक बार फिर किसी की आहट महसूस हुई, लेकिन इस बार साथ चूड़ियों और पायल की भी आवाज़ आ रही थी। मुझे यह सुन के बड़ी ही हैरानी हुई। मैं कमरे से उठा और बाहर राहदारी की तरफ गया, जो कि सीधा एक लंबा रास्ता था। तो उस वक्त मेरी नज़र एक साए पे पड़ी। वो साया आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ राहदारी से गुजरता हुआ तय खाने की जानिब जा रहा था और इन सब मनाजिर के बीच चूड़ियों और पायल की आवाज़ें मुझे मुस्तकिल तौर पे सुनाई दे रही थी। मैंने उस साया का पीछा करना चाहा और दबे पांव आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे चलने लगा। जब मैं उसके थोड़े करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि वो एक औरत है जिसका चेहरा एक दुपट्टे से ढका हुआ है और जिस तरह के कपड़े पुराने ज़माने में हिंदुस्तान की औरतें पहनती थीं, बिल्कुल कुछ उसी तरह का हुलिया उस औरत का था।
उस वक्त मुझे उसे देख के काफी ताजुब हुआ कि आखिर ये औरत कौन है, यहाँ हमारे घर में इस वक्त क्या कर रही है। लेकिन खैर, मैं इसी तजस्सुस में उस औरत के पीछे जाने लगा और मुझे ये देख के हैरानी हुई कि वो औरत राहदारी से गुजरकर हमारे उस घर के तहखाने की तरफ जाने लगी, जहां हम खुद भी नहीं जाया करते थे। बिलाल, आप यकीन करें, अभी वो औरत उस तहखाने के पास ही आई थी और मैं अपनी नजरें उस मशकूक औरत पे जमाए बैठा ही था कि वो अचानक ऐसे गायब हो गई जैसे धुआं। उस वक्त ये मंजर देख के मैं बिल्कुल घबरा गया था। एक लम्हा मुझे ये सोच आई कि मैं यहाँ से वापस अपने कमरे की जानिब लौट जाऊं, तो दूसरी तरफ मुझे ख्याल आ रहा था कि आखिर आज इस तहखाने का राज जान ही लूं। लेकिन बिलाल, मुझे नहीं पता उस वक्त मुझ में वो हिम्मत कहाँ से आ गई कि जिसने मुझे उस तहखाने में जाने पे मजबूर कर दिया। मैं डरता डरता लेकिन अपने कदमों और अपने हवास पे काबू रखता हुआ उस तहखाने की जानिब बढ़ने लगा। जूं जूं मैं उस तहखाने के करीब पहुंचने लगा, मुझे उस सर्द रात में गर्मी से पसीने छूटने लगे। उस तहखाने के आसपास इंतहाई अजीब सी बदबू, जिसकी स्मेल काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, मुसलसल आए जा रही थी। अभी मैं इन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर ही रहा था कि वो तहखाना मेरे सामने आ ही गया। मैं उसके अंदर दाखिल हुआ तो हर तरफ अंधेरा था। किसी कोने से चांद की हल्की सी रोशनी उस तहखाने में पड़ के एक मखसूस एरिया को रोशन कर रही थी, तो इस वजह से कुछ हिस्सा दिखाई दे रहा था। कहते हैं कि उस तहखाने की दीवारें और खिड़कियां काफ़ी बोसीदा और पुरानी थीं। हर तरफ मनोमन मिट्टी का ढेर और मकड़ियों के घने जाले ही नजर आ रहे थे। खैर, मुझे उस वक्त सब बिल्कुल नॉर्मल लगा, तो मैं मज़ीद अंदर की जानिब जाने लगा। बिलाल, मैं अभी थोड़ा ही अंदर गया था कि मेरी नज़र दीवार पे लगी एक पुरानी तस्वीर पे पड़ी, जो कि मिट्टी और मकड़ी के जाले से लदी पड़ी थी। अंधेरे में मुझे वो साफ तरह दिखाई तो नहीं दे रही थी, लेकिन जब मैं उसके पास पहुंचा तो वो मेरे परदादा मरहूम की तस्वीर थी। मैं अभी उस तस्वीर को देख ही रहा था कि मुझे उस तहखाने के एक कोने से किसी औरत की रोने की आवाज़ आने लगी। ये आवाज़ बिल्कुल उसी आवाज़ जैसी थी जो हमें अक्सर सुनाई देती थी। मैं उस आवाज़ को इतने करीब से सुन के बिल्कुल चौंक सा गया था। उस आवाज़ की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि लग रहा था कि मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। मैं घबरा के एकदम पीछे होकर भागने लगा तो मेरी टांग किसी चीज़ से टकराई और मैं एकदम नीचे गिर गया। जब मैंने नीचे हाथ मार के उस शय को टटोलना चाहा तो देखा वो एक इंसानी खोपड़ी थी। फिलहाल जब मेरी नज़र उस इंसानी खोपड़ी पे पड़ी तो मैं एकदम चीख मारता हुआ वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन हैरान कुन तौर पे मुझे उस तहखाने से बाहर निकलने का रास्ता नहीं समझ आ रहा था। साथ ही वो रोने की आवाज़ भी तेज़ होने लगती तो कभी धीमी हो जाती। मैं अभी इस परेशानी में मुब्तला ही था कि मेरी नज़र एक बार उसी जगह पड़ी जहाँ पे मुझे वो खोपड़ी नज़र आई थी। बिलाल, आप यकीन करें, मैंने अपनी आंखों से लिटरली एक सफ़ेद लिबास में मलबूस 8 से 9 फीट ऊंची एक मखलूक को देखा। उसका चेहरा इंसानों की तरह बिल्कुल नहीं था। उसकी आंखें गैर मामूली तौर पे बिल्कुल सफ़ेद थीं और उसका सर एक नॉर्मल इंसान से तकरीबन दुगना बड़ा था। मैंने जब उसे देखा तो मैंने एक बार फिर दौड़ लगा दी और जब उस तहखाने के दूसरे कोने पे पहुंचा और वहां जो मेरी आंखों ने देखा, उसे देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा कि एक कोने में वही औरत जिसका पीछा करते करते मैं यहाँ नीचे तहखाने में आया था, वो अपने साथ एक बच्चे को अपनी गोद में लिए सुलाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन हैरत की बात ये थी कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि मेरी खुद की ही दादी थी, जो आज से कई साल पहले इस दुनिया से गुजर चुकी थी। मैंने बस उनकी चंद तस्वीर ही देखी थी। उस वक्त मैं बिल्कुल उनके सामने खड़ा था, लेकिन
وہ میرے سامنے زندہ حالت میں تھی. وہ ایسے ریئیکٹ کر رہی تھیں کہ انہوں نے مجھے دیکھا تک ہی نہیں. فی الحال اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. میں یہ سارا ماجرا دیکھ کے بالکل گھبرا سا گیا تھا، لیکن میں نے اس وقت خود کو سنبھالا اور مختلف آیتیں پڑھنے لگا. اس کے بعد میں نے ایک بار پھر وہاں سے نکلنے کی کوشش کی اور باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا. فی الحال یہ ساری باتیں میں نے اپنے والد اور اپنے دادا کو بتائی، جس پہ ان لوگوں نے مجھے صرف یہ کہا کہ تمہیں اس تہہ خانے میں بالکل نہیں جانا چاہیے تھا. بلال یہ حویلی نما گھر ہمارا کافی پرانا تھا. آپ یوں کہہ لیں کہ یہ ہمارا پشتینی گھر تھا، لیکن اس سے جڑی یہ پراسرار باتیں مجھے آج تک سمجھ نہیں آئیں. بس ایک سوال جو آج تک میرے ذہن میں گھومتا ہے وہ یہ کہ وہاں میری دادی مجھے کیوں دکھائی دی، اور ان کی گود میں جو بچہ تھا وہ آخر کون تھا. اور ویسے بھی میری دادی تو کافی پہلے ہی اس دنیا سے چل بسی تھی، تو پھر وہ عورت آخر کون تھی؟ So that was an interesting story جو ہمیں شہباز نے رانی پور سے بھیجی. آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج کی یہ مختصر سی سٹوری پسند آئی ہو. اگر پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. اور اگر آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا کوئی پراسرار واقعہ پیش آیا ہو تو ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا. میں ایک بار پھر ایسی ہی پراسرار کہانی کے ساتھ پھر پیش ہوں گا. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.